नमस्कार। आप सुन रहे हैं जान का खतरा उपन्यास का चौथा और अंतिम भाग। बेहोशी की नींद में सोया पड़ा जसवंत स्वप्न संसार में विचर रहा था। बचपन, स्कूल, स्ट्रीट फाइटिंग, कॉलेज के दिन में जुए की लत, जुए को पेशे के तौर पर अपनाना, नेवी में जाना, सतीश से दोस्ती, पैराडाइज की नींव, होटल का चल पड़ना, छुट्टियां गुजारने के बाद वापस ड्यूटी, अपने एक साथी की जान बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, नेवी से डिस्चार्ज, कंचनगढ़ वापस लौटना, बोर्ड पर रुस्तम और उसके आदमियों से मुठभेड़, सोहनदास की हत्या। अचानक वो जाग गया। बंक पर अपने साथ करुणा की मौजूदगी का पूरा एहसास था। करुणा ने केबिन के झरोके पर चमड़े के पर्दे खींच दिए थे। अंदर लगभग पूरी तरह अंधेरा था। बस एक झिरी से धूप की लकीर सी नजर आ रही थी, जो इस बात का सबूत था कि बाहर तेज धूप खिली हुई थी, यानी मौसम साफ था। अनुमान था वो करीब 6 घंटे तक सोया रहा था। वो कई पल चुपचाप पड़ा रहा। इंजन की आवाज़ और झटके महसूस न होने की वजह से जाहिर था कि बोट आराम से दौड़ रही है। करुणा, उसने पुकारा। श्श, रिलैक्स डार्लिंग। जवाब में फुसफुसाहट भरी जो आवाज़ उभरी वो करुणा की नहीं थी। उसकी बगल में मार्था डिसूजा लेटी हुई थी। एक पल के लिए जसवंत असमंजस में पड़ गया। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता था। वो मार्था के साथ कैबिन में अकेला था। इंजन के शोर और बोर्ड पर पानी के थपेड़ों के अलावा और कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो अंदाज़ा नहीं लगा सका कि जोसेफ, रुस्तम और करुणा कहाँ थे। यहाँ से उठो, मार्था उससे सट गई। घबराओ मत डार्लिंग, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं। करुणा मेरे भाई के साथ ब्रिज पर है, वो बोट चला रहे हैं। रुस्तम सोया पड़ा है, हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। वो जसवंत के सीने पर हाथ फिरा रही थी। कोई नहीं जानता कि मैं इस वक्त तुम्हारे पहलू में हूँ। उसने अपनी टांग मोड़कर जसवंत के पेट पर रख ली। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की औरत हूँ। यहाँ से उठ जाओ। मैं जानती हूँ तुम दिल से ऐसा नहीं कह रहे हो। मैं ऐश करने और कराने आई हूँ। कम ऑन, किस में। शट अप, गो अवे। ऊपर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगता था कि रुस्तम डेक पर चल रहा था। इस ओर से बेपरवाह मार्था का पूरा ध्यान जसवंत पर केंद्रित था। पहले कभी किसी मर्द ने मुझे ऐसे ठुकराया नहीं। तुम भी एक बार मेरे साथ ऐश करोगे तो हमेशा मुझे याद रखोगे। जसवंत उसकी खसलत से बखूबी वाकिफ था। बेहद चालाक और बेरहम मार्था के इस तरह आने की ज़रूर कोई तगड़ी वजह थी। असल वजह वो नहीं हो सकती थी जो वो जाहिर कर रही थी। तुम यहाँ वाकई ऐश कराने आई हो? हाँ। तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ। तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मुझे मरता हुआ देखना चाहती हो, और तुम्हें उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या तुम इस मामले में कोई नया तजुर्बा करने के लिए यहाँ आई हो? नहीं नहीं, मैंने सोचा तुम और मैं एक जैसी हालत में हैं। कैसे? मेरी तरह तुम भी हमेशा अकेले ही रहे हो। हम दोनों में कई बातें कॉमन हैं। मसलन हमें रुस्तम से नफ़रत है और हम दोनों ही उसकी जान लेना चाहते हैं। जोसेफ के लिए भी उससे छुटकारा पाना ज़रूरी हो गया है और तुम इस काम में हमारी मदद करोगे। जसवंत को सुनकर ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। सुबह जब तुम और करुणा यहाँ सो रहे थे, मैंने और जोसेफ ने इस बारे में बात की थी। पहले मैंने रुस्तम को वो बोट चलाना सिखाया, फिर उसे अकेला छोड़कर जोसेफ के पास चली गई और हमने बातें की। मैं और जोसेफ दोनों ही जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कंचनगढ़ को रुस्तम को सौंप देना चाहती है। हम ये भी जानते हैं कि रुस्तम क्या है और किस फेर में है। वो पेशेवर हत्यारा है। अगर हमें रकम वापस नहीं मिली तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। मानता उसके ऊपर से टांग हटाकर कोहनियों के बल उठ गई। हमने तय किया कि हम सबके लिए इस मुसीबत से निकलने का एक ही तरीका है। अगर तुम उच्च अधिकारियों के पास जाने के अपने इरादे को छोड़ दोगे तो जोसेफ तुम्हारे साथ सही ढंग से पेश आएगा। वो किसी बखेड़े में पड़ना नहीं चाहता। दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा इस वक्त ये साबित करने का वो तलबकार है कि वो खुद चुपचाप हर बखेड़े को निपटा सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पिछली रात जो रकम सतीश ने चुराई थी उसे वापस हासिल किया जाए। उसके लिए ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि रकम ना मिलने की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। रुस्तम पर किसी भी लिहाज से ज़रा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के साथ साथ सतीश से रकम वापस लेनी है। ये दोनों काम साथ साथ ही करने हैं। यही वजह है कि जोसेफ ने सतीश को पकड़ने के लिए इस ढंग से सफ़र करने की तरजीह दी है। बोट चलाने के मामले में रुस्तम अनाड़ी है। उसे पानी से डर लगता है, तैरना वो जानता नहीं, इसलिए वक्त आने पर उससे निपटना मुश्किल नहीं होगा।
जसवंत को उस मक्कार औरत पर ज़रा भी भरोसा नहीं था, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी बातें सही हैं। इस मामले में मैं कहाँ फिट होता हूँ? उसने पूछा। जोसेफ का कहना है कि अगर रकम वापस मिल जाती है तो वो सतीश को माफ़ कर देगा। तुम और करुणा भी कंचनगढ़ से दूर जहाँ चाहो वहाँ आराम से रह सकते हो। सोहनदास वाले मामले को हम रफा दफा कर देंगे। इस तरह ना तो कानून तुम्हें परेशान करेगा और ना ही जोसेफ मुआवजे के तौर पर तुम्हें 10 लाख रुपए भी तुम्हें दे देंगे। और पैराडाइज का मालिक जोसेफ रहेगा। वो तो जाहिर है। और तुम यहाँ मुझे ये सब बताना आई हो? मेरे आने की एक और वजह भी थी, और दूसरी वजह वही थी जो तुम पहले बता चुके हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने कभी सोचा है कि जोसेफ की बहन के तौर पर कैसी ज़िंदगी मुझे गुजारनी पड़ी है? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय किया है। एंजॉय? मुझे नफ़रत है। मैं उससे नफ़रत करती हूँ। जोसेफ से नहीं, कंचनगढ़ की हर चीज़ से मुझे नफ़रत है। जीने का वो ढंग एकदम बेवकूफ़ाना, बोर और निहायत बदमज़ा है। अगर मुझ में ताकत और हिम्मत होती ना तो मैं एक अरसा पहले ही अपने भाई को मार देती, क्योंकि उस ज़िंदगी से निजात पाने का यही इकलौता तरीका है। तुम कहाँ रहना चाहती हो? मार्था ने अपने हाथ पीछे बंग पर टिका दिए। कंचनगढ़ के अलावा कहीं भी? वैसे मेरी अपनी ख्वाहिश दिल्ली या बम्बई में रहने की है, लेकिन मेरा भाई जीते जी तो मुझे कहीं जाने नहीं देगा। मैं एक मुद्दत से उसे ख़त्म करना चाहती रही हूँ, मगर इतना हौसला मुझ में नहीं है। मुझसे क्या चाहती हो? मार्था मुस्कुराए। तुम हमारे खातिर रुस्तम की हत्या कर सकते हो डार्लिंग, और उसके बाद तुम्हारे भाई की। मार्था ने अपने होठों पर जीभ फैलाई। इस बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं, मतलब मैं अभी तय कर लेना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम जोसेफ की हत्या भी कराना चाहती हो? मार्था ने कुछ इस ढंग से इस बारे में सोचा मानो कोई बच्चा चॉकलेट लेने के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुम्हारे यहाँ आने की असली वजह यही थी? जसवंत, प्लीज़ इतना घटियापन मत दिखाओ। भाई की हत्या कराने से ज़्यादा घटिया और गिरी हुई हरकत कोई और हो सकती है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मार्था खामोश हो गई। जाहिर था उसके सवालों से उसे वास्तव में उम्मीद बन गई थी कि वो उसके प्रस्ताव पर अमल करेगा, लेकिन जसवंत की आखिरी बात ने उसका भ्रम तोड़ दिया था। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं और जिस्म तंग गया था। बोट को अचानक ज़ोरदार झटका लगा। ऊपर ब्रिज से कोई चिल्लाया और बोट के इंजन जोर से गरज उठे। बोट फुल स्पीड से आगे दौड़ने लगी। ऊपर कुछ हो चुका था। जसवंत उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर मार्था को बंक से उठती देख कर रुक गया। मार्था पुनः शांत नजर आने लगी थी। तो मैं समझती हूँ तुम्हारा जवाब नहीं है? हाँ, वो मुस्कुराए। तब तो तुम्हें मरता देखने में मुझे वाकई बेहद खुशी होगी। वो जसवंत की बगल से गुजरकर ऊपर डेक पर चली गई। आशा निर्मूल सिद्ध हुई। दूर दक्षिण पूर्व में जो बोट दिखाई दे रही थी वो मारिया की नहीं निकली। दूसरी बोट के ज़्यादा नज़दीक पहुंचने से पहले ही जोसेफ ने जसवंत को, जिसने कि रुस्तम को रिलीव करके पुनः स्टीयरिंग संभाल लिया था, आदेश दिया था कि वो अपने उसी रास्ते पर चले जिस पर वो पहले चल रहे थे। दूसरी बोट में 3 जोड़े थे। उन्होंने उनकी ओर हाथ हिलाए। एक पल के लिए जसवंत ने सोचा कि अगर वो अपनी बोट को सीधा दूसरी बोट के पास ले जाए और मदद के लिए चिल्लाए तो क्या होगा। लगभग फ़ौरन ही वो समझ गया कि दोबारा चिल्लाने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि रेलिंग से पीठ लगाए धूप में खड़े रुस्तम के हाथों में रिवॉल्वर थी, जिसे उसने यूं थामा हुआ था कि दूसरी बोट वालों की निगाह उस पर नहीं पड़ सकती थी। पिछली रात के मुकाबले में अब रुस्तम सामान्य नजर आ रहा था। लगभग 12 बजने वाले थे। सूरज आंख बरसा रहा था। जोसेफ आइस बॉक्स से निकाल कर एक के बाद एक बियर पियाई जा रहा था। वो अपनी व्हील चेयर में बैठा था और उसकी गोद में रखी रिवॉल्वर अब वो साफ दिखाई दे रही थी। वाटरफ्लाई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। जब तब अन्य मोटर बोटें उन्हें दिखाई दी, लेकिन उनमें से कोई भी उससे नहीं मिलती थी जिसकी उन्हें तलाश थी। दोपहर बाद भी कई घंटे तक जसवंत ही बोट चलाता रहा। करुणा लंच के बाद नीचे सोने चली गई थी। जोसेफ अब पलक जसवंत को देखे जा रहा था। जब करुणा वापस लौटी तो रुस्तम सोने जा चुका था। माथा तौलिया चेहरे पर डाले केबिन के साए में डेक पर लेटी हुई थी। करुणा जसवंत के पास आ गई। उसके चेहरे पर चिंता मिश्रित विचारपूर्ण भाव थे। वो क्या चाहती थी जसवंत? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, फिर भी उसने मुझे जॉब ऑफर किया था। कैसा? वो चाहती है रुस्तम को ख़त्म करके मैं जोसेफ के साथ मिल जाऊं और रकम वापस दिलाने में मदद करूं, बशर्ते कि वो सतीश को माफ़ कर देंगे। करुणा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। बस? नहीं,
अपनी बात मनवाने के लिए रिश्वत के तौर पर उसने खुद को पेश किया था। और करुणा की मुस्कुराहट की सुनकर गायब हो गई। अच्छा, इस मुसीबत से निकलने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जोसेफ और रुस्तम दोनों हथियारबंद है। मैं अकेले रुस्तम को भी इस तरह नहीं संभाल सकता। लेकिन अभी तो वो सोया पड़ा है, करुणा फुसफुसाई। जसवंत ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थपथपाया। तुम मेरे साथ सट जाओ और ऐसे जाहिर करो कि मानो हम रोमांटिक छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-4 मिनट ऐसा करके नीचे चली जाना और अगले कंपार्टमेंट को बाहर से लॉक कर देना। खबरदार ऐसी कोई हरकत मत करना कि रुस्तम जाग जाए। वापस आकर सीधी मार्था के पास जाना और उसे बातों में लगाए रखना। करुणा ने वैसे ही किया। वो छेड़छाड़ करने का दिखावा करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। कोई मील भर के फासले पर एक अन्य फिशिंग बोट नजर आ रही थी। जसवंत ने दाईं ओर वाले इंजन की चोक करीब आधा इंच बाहर खींच दी। इंजन की आवाज़ फौरन बदल गई। करुणा उसे किस करके चली गई। जसवंत ने करुणा को नीचे पहुंचने का वक्त देने का इंतजार किया। उसके अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। बहुत ज़्यादा चोक के कारण दाईं ओर का इंजन किरहाने लगा था। जसवंत फौरन पलटा और सीढ़ी उतर कर वहाँ पहुँच गया जहाँ इंजन्स के हैचेस से परे जोसेफ अपनी व्हील चेयर में बैठा था। जोसेफ की बड़ी बड़ी आंखें कठोर थी। क्या हुआ? कोई मामूली नुक्स है, देखना पड़ेगा। हमारे पास तेल कितना बचा है? मेरा ख्याल है सफ़र पूरा हो जाएगा। जसवंत ने दाएं इंजन का कवर हटाकर नीचे देखा। एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकल रहा था। बोट अपनी उसी दिशा में जा रही थी जो उसने सेट कर दी थी। वो नीचे झुक गया। तेज धूप पीठ पर असंख्य सुइयों की भांति चुभती महसूस हुई। पीछे से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। मार्था बता रही थी कि तुमने मेरी ऑफ़र ठुकरा दी है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम बेवकूफ़ हो या पागल? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। तो यानी कि ज़िद्दी हो। लेकिन तुम्हारी ये ज़िद तुम्हारी जान ले लेगी। जोसेफ ने कहा। मुझे वो रकम हर हालत में वापस पानी है और साथ में मारिया भी। बाकी जो हुआ है उसे भुलाकर मैं माफ़ कर दूँगा। और सोहनदास की हत्या के मसले का क्या होगा? उसके लिए मैं रुस्तम को नया सबूत और गवाह पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर तुम बॉस बन जाओगे। आदमी वही करता है जो उसे करना पड़ता है या कर रहा होता है। अब दूसरा कोई धंधा करने की ना तो मेरी उम्र है और ना ही मेरी हालत। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग मुझे फाइनेंस करते हैं, मेरी पीठ पर हैं, मुझे ये करता रहने देंगे। तुम और मैं एक ही जैसी स्थिति में हैं और हमारा अंजाम है मौत। इस सफ़र के ख़त्म होने पर हर सूरत में हमारा यही अंजाम होना है। जसवंत कुछ नहीं बोला। इंजन के कवर की बगल में बना टूल बॉक्स खोलकर उसने बड़ा सा एक भारी रेंच निकाल लिया। उसने कंखियों से देखा। जोसेफ का रिवॉल्वर वाला हाथ कुर्सी के बाजू पर रखा था, लेकिन रिवॉल्वर का रुख उसकी ओर नहीं था। मार्था अभी भी डेक पर साए में पड़ी थी। उसी स्थान से नज़र नहीं आ रही थी। करुणा ऊपर आई और धीरे से उसकी ओर सर हिला दिया। जसवंत रेंच हाथ में लिए इंजन पर झुक गया। जोसेफ मुश्किल से 6 फुट के फासले पर पीछे तनिक बाईं ओर बैठा। अपनी बाह के नीचे से जसवंत ने उसे करुणा की ओर देखते पाया और उसी क्षण तेजी से रेंच जोसेफ पर खींच मारा। बाहरी रेंच उसकी बाह के ऊपरी हिस्से से टकराकर डेक पर आ गिरा। जोसेफ के रिवॉल्वर से फायर हुआ और गोली ऊपर चली। जसवंत ने फौरन पलटकर उस पर छलांग लगा दी। उसने जोसेफ का रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़कर जोर से कुर्सी के हत्थे पर टकरा दिया। जोसेफ के भारी चेहरे पर पीड़ा भरे चिन्ह नजर आने लगे। रिवॉल्वर से फिर फायर हुआ। गोली रेलिंग के ऊपर से गुजरकर समुद्र में जा गिरी। जोसेफ की कलाई को जकड़े जसवंत ने भी झटका सा महसूस किया। उसे पूरी ताकत से उसकी कलाई मोड़ी। जोसेफ ने प्रतिरोध किया, लेकिन रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जोसेफ के जिस्म का ऊपरी हिस्सा कुर्सी में घूमा और उसके बाएं हाथ का खूंसा उसके पेट में जमा दिया। जसवंत को लगा जैसे उसके पेट पर हथौड़े से वार किया गया था। अपनी पीड़ा को पीने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने कलाई मोड़नी जारी रखी। रिवॉल्वर छूटी और डेक पर तनिक आगे जा गिरी। करुणा ने झपट कर फौरन उसे उठा लिया। जसवंत व्हील चेयर से पीछे हट गया। रिवॉल्वर मुझे दो। करुणा ने मार्था की दिशा में देखते हुए रिवॉल्वर उसे दी। तुमने दरवाज़ा लॉक कर दिया था? हाँ, रुस्तम को पता तक नहीं चला, करुणा ने जवाब दिया। उससे अब पता चलेगा, वो बोला। जोसेफ ने अपनी कुर्सी पीछे रेलिंग के पास धकेली। गुस्से के कारण उसका सख्त चेहरा खौफनाक हो रहा था। जसवंत अपने हाथ में थमे रिवॉल्वर के कारण आश्वस्त था। वो पलटकर आगे बढ़ा। तुम मार्था को संभालो, उसे अगले डेक पर ही रखना। ऐसा कर सकती हो? हाँ, करुणा ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर जाओ।
अब सिर्फ रुस्तम बचा था। वो पेशेवर हथियारबंद था, लेकिन अब खुद जसवंत के पास भी रिवॉल्वर थी, इसलिए उसे खुद पर भरोसा था। रुस्तम अगले कैबिन में लॉक दरवाजे के पीछे था, लेकिन दरवाज़ा कमज़ोर था, इसलिए लॉक से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। मेन डेक हाउस के केबिन से आगे जसवंत बढ़ा। नीचे उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जो सोने वाले कंपार्टमेंट को बंद करता था 3 सीढ़ियां थी। जसवंत ने ऊपर खड़े होकर उस कुंडी को चेक किया जो करुणा ने बंद की थी। रुस्तम, उसने हाँक लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। उसे पलट कर देखा, करुणा जा चुकी थी। रुस्तम, बाहर निकलो। इस दफ़ा भी जवाब नदारद। फिर उसने धीमी सी खुरचने जैसी आवाज़ सुनी, फिर ठक, और फिर वही धीमी आवाज़। फिर उसे करुणा की चीख सुनाई दी। उसने कुंडी खोली, दरवाजे में ठोकर मारी और अंदर छलांग लगा दी। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो पिछला दरवाज़ा भी था जिसकी ओर पहले उसका ध्यान नहीं गया था। वो स्टोर में खुलता था और अब खुला पड़ा था। अगले डेक की ओर खुलने वाला स्टोर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था और उससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। जसवंत को समझते देर नहीं लगी कि फायरों की आवाज़ ने रुस्तम को जगा दिया था। उसने दरवाज़ा ट्राई किया। उसे बाहर से बंद पाकर वो इधर से निकलकर डेक पर पहुंच गया था जहां मार्था लेटी हुई थी। अब रुस्तम ऊपर आया, हथियार बंद और तैयार। उसने खुद को उस जगह फंसा लिया था जहां पहले रुस्तम था। वो पुनः पृष्ठभाग की ओर झपटा। वो अभी मेन कैबिन के बीच में ही था कि पुनः करुणा की चीख सुनाई दी, जसवंत बचाओ। जसवंत का मुंह सूख गया। उसने देखा जोसेफ अपनी व्हील चेयर में पिछली डेक पर था और ऊपरी डेक की ओर देख रहा था, तो रुस्तम वहाँ था। जसवंत इंतज़ार करने लगा। अचानक उसने जोसेफ को सर हिलाते पाया। अब वो सीधा उसी की ओर देख रहा था। केबिन के साय में जोसेफ उसे देख सकता था, लेकिन उससे निगाहें मिलने के बावजूद जोसेफ के कठोर चेहरे पर व्याप्त भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस मुकाबले में वो किस नतीजे की उम्मीद कर रहा था, इस बात का कोई संकेत नहीं मिला। जसवंत, रुस्तम का कड़कता हुआ स्वर गूंजा। जसवंत, अपनी रिवॉल्वर फेंक दो। खुद ही आकर ले लो, जसवंत ने कहा। जवाब में रुस्तम का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। मुझे आने की जोर नहीं है। तुम्हारी छोकरी मेरे पास है। मेरी गन इसकी पीठ में सटी है। बताओ तो ट्रिगर खींच दो। जसवंत के शरीर से पसीना फूट निकला। हाथ से रिवॉल्वर फिसलता सा महसूस हुआ। करुणा, करुणा की घुटी सी चीख सुनाई दी। जसवंत ने जोसेफ की ओर देखा। जोसेफ ने सर हिलाकर पुष्टि कर दी। जसवंत ने हार और निराशा के बोझ से स्वयं को दबा सा महसूस किया। ठीक है, वो बोला। उसे जोसेफ के पास भेज दो ताकि मैं देख सकूं। उस तरह भी तुम उसे कवर किए रह सकते हो। रुस्तम पहले तो हिचकिचाया, फिर मान गया। जसवंत को लड़खड़ाते कदमों की आहट सुनाई दी। फिर करुणा आती दिखाई दी। उसके गाल पर नीला निशान उभरा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। जसवंत को अपने गले में कुछ फंस गया सा प्रतीत हुआ। उसने रिवॉल्वर फेंक दी। वो डेक पर जा गिरी और धूप में चमकने लगी। बोर्ड हिचकोले से खा रही थी। जसवंत समझ गया कि रफ्तार बहुत कम कर दी गई है। इसका मतलब था कि मार्था वहाँ मौजूद थी और चोक को एडजस्ट कर रही थी, जिसे जोसेफ के पास पहुंचने के चक्कर में उसने जानबूझकर बाहर खींच दिया था। बाहर निकलो, रुस्तम ने आदेश दिया। जसवंत अपने हाथ लटकाए केबिन के साय में बाहर आ गया। उसे पलटकर सामने देखा। हिचकोले खाती बोट में संतुलन बनाए रखने के लिए रुस्तम टांगे चौड़ाए खड़ा है। वो जोर से हंसा। जसवंत को अपनी मृत्यु साक्षात नजर आई। रुस्तम ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उठा ली। जोसेफ का तनावपूर्ण चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया था। रुस्तम रिवॉल्वर जेब में रखकर सधे कदमों से जसवंत की ओर बढ़ा। उसके होठों पर विशैली मुस्कुराहट थी और वो किसी चीते की तरह खतरनाक नजर आ रहा था। मार्था ने तुम्हें यही गुट्टी पिलाई थी, इसलिए वो चुपचाप खिसक कर बंक में तुम्हारे पास पहुंची थी। जसवंत ने जवाब नहीं दिया। जोसेफ समझता है कि इस सफ़र में वो मुझे ठिकाने लगा सकता है, इसके लिए उसने तुमसे सौदा किया है। नहीं, कोई सौदा नहीं किया, जसवंत बोला। लेकिन जोसेफ ने तुम्हें ऑफ़र तो दी थी। छोड़ो, जाने दो रुस्तम, जोसेफ ने कहा और उसकी आवाज़ थकी सी थी। ये जो करना चाहता था नहीं कर पाया। मेरी रिवॉल्वर मुझे दे दो। रुस्तम हंसा। ताकि अब तुम मुझे शूट करके शार्क्स की दावत कर सको। बेकार की बातें मत करो। अपने आपसी मतभेदों को हम करीमगंज पहुंचकर रकम वापस मिलने पर दूर कर सकते हैं। नहीं, रुस्तम सपाट स्वर में बोला। अब इस बोर्ड पर मेरा हुक्म चलेगा। जोसेफ, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इसके लिए तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। रुस्तम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुमने मुझसे छुटकारा पाने के लिए जसवंत से समझौता किया था। तुम समझते हो, जब तुम्हारी वो सड़ियल बहन
चुपके से जसवंत के पास बंक पर पहुंची थी तो मैं कान बंद किए बैठा था। ये डेस्क से मुझे सुनाई नहीं देता, इसकी शुरुआत तुमने की थी, लेकिन इसे ख़त्म मैं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस घर जा सकते हो। अचानक वो जसवंत की ओर पलट गया। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकते हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने हाथ में थमी अपनी गन उसके चेहरे पर दे मारी। इस अप्रत्याशित प्रहार से जसवंत का दिमाग घूम गया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और इंजन के हैच पर जा गिरा। करुणा के गले से निकली चीख की घुटी सी आवाज़ उसे सुनाई दी। अपने चेहरे को हाथ से दबाए जो ही वो सीधा खड़ा हुआ, रुस्तम ने उसका हाथ अलग करके दोबारा प्रहार कर दिया। फिर एक और प्रहार। जसवंत के चेहरे से खून बह रहा था। पूरा चेहरा दर्द का गोला सा बना हुआ महसूस हो रहा था। और दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो खड़ा नहीं रह सका, हाथों और घुटनों के बल डेक पर आ गिरा। तभी रुस्तम की भरपूर ठोकर पसलियों में पड़ी और वो पीठ के बल उलट गया। रुस्तम ने पुनः ठोकर चलाई और इस दफ़ा ठोकर सर पर पड़ी और दर्द के समुद्र में डूबते उभरते जसवंत की चेतना जवाब दे गई। होश में आने पर जसवंत ने स्वयं को पीठ के बल पड़ा पाया। आंखें खोलने पर अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात घिर आई थी। वो समझ नहीं सका कि कितनी देर बेहोश रहा था। चेहरे पर तेज जलन भरी दुखन थी। शरीर का रोम रोम दर्द करता महसूस हो रहा था। जल्दी उसे पता चल गया कि वो बंक पर पड़ा था। केबिन के झरोखे से पर्दे अलग खिसके होने के कारण बाहर फैली चांद की रोशनी भी नजर आई। बगल में हल्की सी हरकत का आभास हुआ। फिर एक नर्म हाथ का स्पर्श अपने चेहरे पर अनुभव हुआ। अब तक उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसे करुणा अपने ऊपर झुकी दिखाई दी। उसके कुछ कपड़े बोर्ड पर भी थे। उन्हीं में से निकाल कर उसकी खाकी कमीज़ पैंट वो पहनी थी। वो दोनों ही चीज़ें उसके जिस्म में इतनी ढीली और लंबी थी कि उन कपड़ों में वो बच्ची सी नज़र आ रही थी। जसवंत, हाँ, कैसे हो? ठीक हो? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। उस शैतान ने तुम्हें बड़ी बेरहमी से मारा था और ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं उसे दूसरे दरवाजे से बाहर आने से रोक नहीं पाई। मैंने तुम्हें आवाज़ भी लगाई थी, तुमने सुना था? जसवंत ने सर हिला दिया। हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बोट कौन चला रहा है? वो दोनों ही बारी बारी से चला रहे हैं। इस वक्त मार्था चला रही है। जोसेफ तो पिए पड़ा है। सारी बियर ख़त्म कर दी उसने। रुस्तम बहुत ही सख्ती से पेश आ रहा है। वो शैतान खुद को खुदा समझ बैठा है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जसवंत। कुछ आइडिया है अब हम कहाँ हैं? मेरे विचार से आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है। तेल कितना है? रुस्तम ने खुद ही तेल चेक किया। उसने स्पीड कम कर दी है तेल बचाने के लिए। हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? जसवंत को दर्द कम होता महसूस हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो सर चकराता सा महसूस हुआ। देखेंगे, कोहनियों के बल उठता बोला। सतीश की बोट का कोई निशान नज़र नहीं आया? नहीं। सतीश और मारिया जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में तुम क्या जानती हो? करीमगंज? हाँ, समुद्र के किनारे बसा वो एक खासा बड़ा शहर है। उस शहर के बाहरी भाग में सागर तट पर एक बीच हाउस खरीदा था उसने। मेरा अनुमान है कि इस वक्त भी उसके दिमाग में यही योजना रही होगी। वो कुछ अरसे के लिए कहीं छुपा रहना चाहता था ताकि इत्मीनान से अपना अगला कदम निर्धारित करके दूर किसी शहर में या फिर देश के बाहर कहीं जा सके। तो तुम्हारा मतलब है कि मारिया को साथ लेकर भागने की योजना काफ़ी पहले उसके दिमाग में थी? हाँ, ऐसे ही लगता है। करीमगंज के उस इलाके में उसकी काफ़ी जान पहचान है। वो पहले 2-3 बार वहाँ जा चुका है। जसवंत खामोशी से सोचने लगा। अंत में उसने बंक से उतरने की कोशिश की तो पूरी तरह से लड़खड़ाया। उसे करुणा का सहारा लेना पड़ा। जसवंत, प्लीज़ तुम रेस्ट करो। तुम्हें आराम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। जसवंत ने अपने चेहरे पर हाथ फिराया। पूरा चेहरा सूज गया था। जगह जगह खरोंचें आई हुई थी। 2-3 एस्प्रिन भी ले आना। हाँ ज़रूर, लेकिन तुम यहीं रहना। रुस्तम बहुत ही हिंसक मूड में है। अगर तुम अभी डेक पर पहुँच गए तो वो न जाने क्या कर देगा। जोसेफ और मार्था तो पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। ना जाने क्यों से इस बात की भी कोई फिक्र नहीं कि रुस्तम उसकी जान ले लेगा। और जोसेफ, वो तो पूरी तरह से खामोश है। उससे ना तो कुछ कहा है और ना ही व्हील चेयर से निकलने की कोई कोशिश की है। वो अभी भी वहीं है जहाँ दिन में तुमने उसे देखा था। टाइम क्या हुआ होगा? 10 बज रहे हैं। तुम लेट जाओ, मैं अभी आती हूँ। और वो चली गई।
जसवंत करीब 1 घंटा और आराम कर चुका था जब रुस्तम उसके पास आया और उसे बोट चलाने का आदेश दिया। उसने अपना गन हाथ में पकड़ा हुआ था। जसवंत को वो रिवॉल्वर दिखाई नहीं दिया जो उसने जोसेफ से लिया था। जसवंत ने एतराज़ नहीं किया। अब वो स्वयं को काफ़ी हद तक सामान्य अनुभव कर रहा था, लेकिन उसने जाहिर ऐसे ही किया कि मानो हालत उसकी खस्ता है। वो रुस्तम के साथ बाहर निकला। मार्था की जगह बोट चलाने लगा। रुस्तम के आदेश पर मार्था अपने भाई के पास चली गई। मौसम साफ था और समुद्र शांत, हवा भी बंद थी। समुद्र में और बोट्स भी थीं। जब तब उसकी धीमी रोशनियां नजर आ रही थी। एक मस्तूर वाली नौका भी उनके पास से गुजरी, लेकिन उसके डेक पर कोई पकड़ नहीं हुआ। फिर वो तेजी से दूर होती चली गई। कंट्रोल्स के ऊपर बने शेल्फ पर मार्था अपने सिगरेट का पैकेट छोड़ गई थी। जसवंत ने एक सिगरेट सुलगा लिया। उसके पास दूसरी सीट पर बैठा रुस्तम खामोश था। उसने अपना सर तनिक आगे झुका रखा था, मानो रात के अंधकार में निगाहें गड़ाए दूर तक देखना चाहता था। जसवंत को एक खामोशी बुरी तरह से खल रही थी। कंचनगढ़ में तो इस वक्त खासा हंगामा मच रहा होगा, वो बोला। मतलब? रुस्तम ने पूछा। इंस्पेक्टर हिम्मत राव इतना बेवकूफ़ नहीं है। अब तक सोहन दास की लाश उसने ढूंढ ली होगी। मैं लाश को सरोजाबाई के घर के पास झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में फेंक आया था। हाँ तो क्या हुआ? अब ये बात छुपी नहीं रहेगी, सबको पता चल गया होगा। स्थानीय प्रेस वालों से लेकर सलीमपुर में हिम्मत राव के अफसर तक उससे जवाब तलब कर रहे होंगे। हिम्मत राव बात को दबा लेगा। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे और जोसेफ के गायब हो जाने से गड़बड़ भी तो हो सकती है। कैसे? हिम्मत राव सोच सकता है कि सारी मुसीबत उसके गले डालकर तुम लोग गोल हो गए, और इस हालत में वो भ्रष्ट ऑफिसर की बजाय एक ईमानदार पुलिस अफसर का फर्ज भी अंजाम दे सकता है। ऐसा नहीं करेगा वो। ओ हाँ, याद आया, तुमने सरोजाबाई का क्या किया? उसका हिसाब कर दिया। तुमने उसे मार डाला? वो सलीमपुर में है, हमारे आदमियों की निगरानी में एक होटल में ठहरी हुई है। वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगी। आई सी। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई। क्या? अगर कोस्ट गार्ड्स ने हमें रोका तो तुम क्या करोगे? रुस्तम ने फ़ौरन गर्दन घुमाकर उसे घूरा। कोस्ट गार्ड्स? वो हमें क्यों रोकेंगे? कंचनगढ़ में जो सिचुएशन है मैं उसके आधार पर कह सकता हूँ, जसवंत बोला। सतीश के हवालात से भागने के फ़ौरन बाद से जोसेफ का बोट गायब है। सतीश और मारिया दोनों गायब हैं। हिम्मत राव ने खुद देखा था कि सतीश का हवालात से भागने में मैंने मदद की थी, और मैं भी गायब हूँ, मेरी बोट भी। हिम्मत राव हवालात में सतीश की कोठरी में पाया गया होगा। इस बात को किसी की तरह से वो नहीं छुपा सका होगा। ऐसी हालत में हमारी तलाश में फास्ट बोट्स या हेलीकॉप्टर भेजे जा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम समुद्र में हैं, किसी स्विमिंग पूल में नहीं। लेकिन समुद्र के बारे में तुम्हें तो खास जानकारी नहीं है, या है? अचानक रुस्तम के चेहरे पर अनिश्चितता भरे भाव उत्पन्न हुए। फिर वो गुस्से में नजर आया और फिर वो नर्वस हो गया। इस सब के बावजूद जसवंत के प्रति उसकी सतर्कता में कोई अंतर नहीं आया था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? जोसेफ तुमसे नफरत करता है, तुमसे डर भी उसे है, इसलिए वो तुम्हें पुलिस के हवाले करने के बारे में सोच रहा हो सकता है। इसमें कोई नुकसान उसका है भी नहीं। वैसे तुम्हें पुलिस के हवाले करने में तो उसे फ़ायदा है, क्योंकि तुम उसकी गद्दी हथियाना चाहते हो। बोट के मेन कैबिन में एक रेडियो है, तुम भले ही ना जानते हो, लेकिन मार्था उसे इस्तेमाल करना जानती है। हो सकता है वो पहले ही मदद के लिए मैसेज भेज चुकी हो। रुस्तम ने राहत की गहरी सांस ली। वो रेडियो, वो तो मैंने बेकार कर दिया। बेहतर होगा तुम मेरी फिक्र करने के बजाय अपनी फिक्र करो। उसकी आवाज़ में छुपे पैनेपन ने जसवंत को खामोश होने पर विवश कर दिया। रुस्तम बड़े ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा था। जरा सा प्रोवोकेशन मिलते ही उसने हिंसा पे उतर आना था। कंचनगढ़ में जोसेफ की हुकूमत को खुली चुनौती देने और इस बात की पूरी जानकारी कि इस सफ़र में उन दोनों में से किसी एक ने ही बचना था होने के कारण करुणा, उसका धैर्य और सहन शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। वो जानता था आखिरी जीत उसी की होगी जो जिंदा बचेगा। इसके अलावा समुद्र का खौफ भी उस पर पूरी तरह से हावी था। इस कठोर वास्तविकता को चाहकर भी वो नहीं नकार सकता था कि उसे तैरना नहीं आता है। वो बार बार बेचैनी से पहलू बदलता रहा। करीब 2 घंटे बाद करुणा फ्लास्क में कॉफ़ी लेकर आई और जसवंत को आराम दिलाने की नियत से बोट चलाने की इच्छा पकड़ के, लेकिन रुस्तम ने उसे डांट कर भगा दिया। जोसेफ और मार्था बोट के पिछले हिस्से में ही रहे। रात गर्म थी, आकाश साफ और समुद्र शांत। थकान, बदन दर्द और दुखन के कारण जसवंत आराम की सख्त ज़रूरत महसूस कर रहा था, लेकिन ये अब उसके अपने वश की बात नहीं थी। वो जोसेफ और रुस्तम के बीच फंस कर रह गया था। दोनों को एक दूसरे से बेहद नफरत थी और दोनों ही अपने अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे।
इन दोनों के झगड़े के बीच जसवंत को न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखना था, बल्कि करुणा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। उसका कोई अहित किसी भी कीमत पर वो नहीं होने देना चाहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। रुस्तम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस पर काबू पाने के लिए वो फ्लास्क से ब्रांडी मिश्रित कॉफ़ी की चुस्की ले रहा था। ऐसा लगता था कि जसवंत की बातों ने उसके अंदरूनी खौफ को दुगना कर दिया था, और हर मुमकिन कोशिश के बाद भी उसे छुटकारा पाने में कामयाब वो नहीं हो पा रहा था। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह हुई। तेज़ चमकता सूरज मौसम साफ रहने की सूचना देने लगा। दिन के उजाले में मछुआरों की नौकाएं भी नजर आने लगी। अचानक रुस्तम ने एक बोट के निकट चलने का आदेश दिया। जसवंत ने वैसा ही किया। रुस्तम ने जोसेफ की बोट मारिया के बारे में बताकर दूसरी बोट वालों से पूछा। जवाब में उन लोगों ने आपस में बातचीत की। फिर बोट के कैप्टन ने बताया कि ऐसी कोई बोट उन्हें दिखाई नहीं दी थी। मन ही मन कुड़ते रुस्तम ने पुनः अपने रास्ते पर चलने का आदेश दे दिया। लगभग 10 बजे जसवंत ने रुस्तम से पूछकर फ्यूल चेक किया। दोनों रेगुलर टैंक खाली होने वाले थे। उसने अतिरिक्त टैंक से तेल लेना शुरू कर दिया और स्पीड कम रखी। उसके अनुमान के अनुसार मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर में 2 बजे के बाद अपना अनुमान सही साबित होने के उसे आसार नजर आने लगे। करीब 1 घंटे के बाद जोसेफ अपनी व्हील चेयर को धकेल कर ऐसी जगह ले आया ताकि वो जसवंत को दिखाई दे सके। हम करीमगंज से कोई 20 मील पश्चिम में हैं, वो बोला। अब तुम किनारे से दूर रहते हुए तट के साथ साथ ही चलते रहो। करीमगंज के बंदरगाह से पहले नौकाओं के लिए एक लंबा घाट बना हुआ है। वो शहर का बाहरी भाग है। घाट पर शेड्स बना हुआ है। ऊपर पहाड़ी पर डब्बा बंद खाने की चीज़ें तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है, और कई बड़ी बड़ी चिमनियाँ वहाँ लगी हुई हैं। चिमनियाँ बहुत ऊंची हैं कि तुम्हारी निगाहों से बच नहीं पाएंगी। जसवंत तनिक चकराया। तुम इतना सब कैसे जानते हो? कई साल पहले इसी रास्ते से 2-3 बार मैं यहाँ आया था। जसवंत ने बोट की रफ्तार बढ़ा दी। रुस्तम देर तक बैठा सोचता रहा। फिर अपना बायनोकुलर्स उठाकर आंखों से सटाया और तट की दिशा में देखने लगा। उसकी रिवॉल्वर बाएं हाथ के पास उस सामने शेल्फ पर रखी थी। करुणा आई और जसवंत की बगल में खड़ी हो गई। रुस्तम ने एतराज़ नहीं किया। कंधे पर रखे करुणा के हाथ से जसवंत को महसूस हुआ कि उसके शरीर में हल्का सा कंपन है। दोनों ने निराशा भाव से एक दूसरे की ओर देखा। तट दिखाई देने लगा था। तट का अधिकांश इलाका उबड़ खाबड़ था। हरा भरा जंगल और पहाड़ियाँ। दूर समुद्र में चंद एक फिशिंग बोट्स नजर आ रही थी। पहाड़ियों के बीच खुली जगह में एक बार जसवंत को रेलिंग की चमक दिखाई दी और इंजन की धीमी आवाज़ सुनाई दी। करीब 40 मिनट बाद बायनोकुलर्स आंखों से सटाए तट पर हर तरफ निगाहें दौड़ाता रुस्तम सीटी बजाने लगा। यही है! अचानक जोसेफ उत्तेजित स्वर ही से बोला और अपनी व्हील चेयर रेलिंग से आगे ले आया। रुस्तम, अब मेरी रिवॉल्वर मुझे दे दो। क्यों? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, रुस्तम ने कहा। सतीश वर्मा को मैं अपने हाथों से ठिकाना लगाना चाहता हूँ। रुस्तम धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। ये बात अच्छी तरह से समझ लो जोसेफ, तुम्हारी बीवी या तुम्हारे ज़ाती बखेड़े से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ केवल रकम वापस लेने आया हूँ। अपनी बीवी के बारे में तुम क्या करते हो ये तुम्हारा ज़ाती मसला है, खुद इससे निपटो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जोसेफ सख्त लहजे से बोला। रुस्तम ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर नहीं हुई? कैसी गलतफहमी? ये मिशन अब मेरे हाथों में है। अब बॉस तुम नहीं, मैं हूँ। मुझे ख़त्म करने की कोशिश का कोई दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम वापस कंचनगढ़ भी नहीं जाओगे। क्या मतलब? मतलब तुम भी आसानी से समझ सकते हो। जोसेफ ने पलकें झपकाई। लेकिन सलीमपुर में ऑर्गेनाइजेशन, मैं उनका आदमी हूँ। वो मुझे ही तरजीह देंगे, ख़ास तौर पर उस सूरत में जब मैं उस बखेड़े को निपटा कर जो तुमने खड़ा किया है रकम ले जाकर उन्हें सौंप दूंगा। लेकिन तुम हत्यारे हो। तुमने सोहनदास की हत्या। इस बोर्ड पर मौजूद हम लोगों के अलावा कोई और इस बात को नहीं जानता। रुस्तम का चेहरा कठोर था और स्वर आदेशात्मक। अब अपनी बकवास बंद करो। जोसेफ खामोश हो गया। बोट घाट के पास जा पहुंची। वहां तक पहुंचने के लिए उत्तर पूर्व में एक संकरा सा रास्ता था। पश्चिम में एक बड़ी चट्टान थी। दूसरी ओर तट पर जंगल के सिरे पर झोपड़े और मकान बने नजर आ रहे थे। मछली पकड़ने वाली कई नौकाएं किनारे पर मौजूद थी। उथले पानी में सिर्फ एक ही घाट दिखाई दे रहा था। घाट से परे डब्बा बंद खाने की चीज़ें बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। उसकी लाल ईंटों की बनी चिमनियाँ वाकई काफ़ी ऊंची थी। चिमनियों की आड़ में तनिक छुपी हुई एक अन्य इमारत थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था गोल्डन रोज़।
मामूली कस्बा नजर आने वाली इस जगह पर गोल्डन रोज के सामने एक चर्च, बाजार वगैरह की झलक दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री इस वक्त खाली पड़ी प्रतीत होती थी। फैक्ट्री के घाट पर फिशिंग बोट्स के अलावा सिर्फ एक ही बोट और बंधी नजर आ रही थी, और वो थी जोसेफ की मारिया। स्पीड कम करो जसवंत, रस्तम बोला। मुझे उसके बगल में पहुंचाओ। भगवान करे, करुणा बोली, वो यहाँ ना मिले। शुक्र मनाओ बेवकूफ़ लड़की, रुस्तम बोला। अगर ये बोट यहाँ नहीं मिलती तो तुम पर बहुत बहुत बुरी गुजरनी थी। दूसरी बोट पर किसी की मौजूदगी का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। मारिया पर कहीं कोई हलचल नहीं थी। चौड़ी खिड़कियों से केबिन खाली नजर आ रहा था। नज़दीकी बीच पर बने झोपड़ों में से एक से दो मछुआरे जाल लेकर निकले और लापरवाही से इधर उधर देख रहे थे। जसन ने इंजन बंद कर दिया। बोट मारिया की बगल में थी। मार्था ने लंगर डाल दिया। वो गुस्से में नजर आ रही थी। रुस्तम ने अपना रिवॉल्वर हाथ में तोला। करुणा के अलावा बाकी यहीं सब रहेंगे, वो बोला। ये मेरे साथ जाएगी जसवंत, ताकि तुम कोई शरारत करने के बारे में सोच ना सको। खामोश खड़ी करुणा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो विवशतापूर्ण जसवंत को देख रही थी। चलो लड़की, रुस्तम ने आदेश दिया। दोनों बोट एक दूसरे से इस ढंग से सटी हुई थी कि जसवंत की बोट का अगला हिस्सा मारिया के पृष्ठभाग को छू रहा था। करुणा ने आदेश का पालन किया। वो मारिया पर चली गई। रुस्तम ने भी सतर्कतापूर्ण उसका अनुकरण किया। मानसिक तनाव और व्याकुलता के कारण जसवंत का बुरा हाल था, लेकिन वो बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था। डूबते सूरज की रोशनी से निकली पॉलिश वाली रुस्तम की रिवॉल्वर चमक रही थी। उसके संकेत पर पहले करुणा केबिन में दाखिल हुई, फिर वो अंदर चला गया। बीच पर खड़े दोनों मछुआरे पलट कर कस्बे की ओर चले गए। काफ़ी गर्मी के बावजूद वो असाधारण रूप से तेज चाल से जा रहा था। जसवंत दम साधे इंतज़ार करता रहा। करीब 2 मिनट बाद करुणा पिछले डेक पर प्रकट हुई। रुस्तम उसके पीछे था। वो यहाँ नहीं है, करुणा ने ऊंची आवाज़ में सूचना दी। ढलते सूरज की चेहरे पर पड़ती रोशनी में खड़ा रुस्तम आंखें मिचमिचा रहा था। करुणा रेलिंग से गुजरकर वापस अपनी बोट पर आ गई। जसवंत की ढीली पैंट कमीज में वो लड़का सा लग रही थी। उसकी निगाहें जसवंत से मिली तो उसे लगा कि करुणा की आंखों में आतुरतापूर्ण चेतावनी भरे भाव थे। तभी एक गंदी पुरानी सी फिशिंग बोट तेजी से वहां से गुजरी। पानी में उठी तेज लहरों का वेग जसवंत की बोट से टकराया और वो जोर से खाली मारिया के साथ टकरा गई। उस वक्त रुस्तम का एक पैर अजीब सी स्थिति में रेलिंग के ऊपर था। अचानक दोनों बोट टकरा जाने के कारण अप्रत्याशित जोरदार झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया। जसवंत ऐसे ही किसी मौके की ताक में था। रेलिंग के ऊपर लड़खड़ा था रुस्तम संतुलन बनाने के लिए हवा में हाथ मार रहा था। जसवंत ने चीते की सी फुर्ती से उछलकर उस पर छलांग लगा दी। उसने अपना घुटना रुस्तम के पेट पर दे मारा। पहले से ही असंतुलित रुस्तम बौखला गया और पीठ के बल डेक पर जा गिरा। जसवंत ने उसकी छाती पर सवार होकर उसे दबोच लिया। रुस्तम उस पर फायर करवाने की स्थिति में नहीं था। जसवंत ने उसकी रिवॉल्वर छीन ली। तभी रुस्तम का वजनी घूसा उसकी छाती पर पड़ा। जसवंत पीछे उलट गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से फिसलकर डेक पर जा गिरी। मार्था चीख रही थी। पास में खड़ी करुणा ने फौरन नीचे गिरी रिवॉल्वर उठा ली। रुस्तम और जसवंत तेजी से लगभग एक साथ उठ खड़े हुए। भेड़े की तरह गुर्राता रुस्तम बेल्ट में घुसी दूसरी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश कर रहा था। जसवंत ने एक प्रचंड घूंसा उसके जबड़े पर दे मारा। रुस्तम रेलिंग पर जा टकराया। अचानक उसे अपना सर्वनाश होता दिखाई दिया और वो एक आतंकपूर्ण चीख उसके गले से निकल गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। रेलिंग के ऊपर से उलटकर छपाक की भारी आवाज़ के साथ वो दोनों नौकाओं के बीच पानी में जा गिरा और तेलीय सतह के नीचे डूब गया। जसवंत बुरी तरह हाफ रहा था। करुणा उसके पास आकर नीचे रुस्तम को देखने लगी। दोनों नौकाओं के आपस में टकराने के बाद बीच में बने फासले के बीच पानी की सतह के ऊपर पहले रुस्तम का सर प्रकट हुआ और फिर रिवॉल्वर सहित हाथ बाहर आया। उसके गले से एक चीख निकली और जसवंत की बोट को मारिया के साथ जोड़ने वाले लंगर का रस्सा पकड़ लिया। वो भीगी रिवॉल्वर से फायर करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन फायर नहीं हुआ। उसका सर पुनः पानी में डूब गया, मगर रिवॉल्वर वाला हाथ अभी भी पानी के बाहर था। तुम ठीक हो? करुणा ने फसीसी आवाज़ में पूछा। जसवंत ने धीरे से सर हिलाकर हामी भर दी, फिर गहरी सांस ली। वो रुस्तम की जान ले सकता था। उसे लंगर वाला हिस्सा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जिसने रुस्तम को डूबने से बचाया हुआ था। उस रस्से की सहायता से वो आसानी से उसे डुबो सकता था। करुणा उसका इरादा भाप गई। नहीं जसवंत, हमें इसकी ज़रूरत है। इसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। गुस्से से कांपते जसवंत ने सर्द निगाहों से रुस्तम को घूरा।
अगर वो रुस्तम की स्थिति में होता तो रुस्तम ने बेशक उसे मार डालना था। करुणा उसकी बाँह थामे उसे रोक रही थी। रुस्तम जसवंत की बोट के डेक पर आने की कोशिश कर रहा था। अपनी चाहत और करुणा द्वारा रोके जाने के हिचकिचाहट के बीच फंसा जसवंत भूल गया कि वहाँ जोसेफ और मार्था भी मौजूद थे। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंका। मार्था के हाथ में लेडीज़ पिस्टल थी। फायर की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं हुई थी कि किसी और का ध्यान आकर्षित कर पाती। गोली जसवंत के पीछे केबिन की दीवार में जा घुसी थी। उसने करुणा को अपने आगे डेक हाउसिंग के कॉर्नर की जोर आड़ में धकेला। करुणा को ठोकर लगी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। फायर की आवाज़ से डरी करुणा के हाथ से जसवंत द्वारा रुस्तम की छीनी गई रिवॉल्वर छूट गई और लुढ़क कर नीचे पानी में जा गिरी। रुस्तम के खतरे को वो भूल गए। अब मार्था की ओर से नया और ज़्यादा बड़ा खतरा पैदा हो गया था। मार्था टांगे चौड़ाए डेक पर पिछली तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा कठोर था। आंखों से चिंगारियाँ सी निकल रही थीं। उसने दोबारा फायर किया। जसवंत ने पुनः करुणा को घाट की ओर धकेला। भागो, वो कठिन स्वर में कहा। दोनों फौरन बोट से डॉक पर कूदे और दौड़ पड़े। सामने शेड था। मार्था चीखी और एक गोली उनके सरों के ऊपर से होकर गुजर गई। वो अंधाधुंध भाग रहे थे। घाट के शेड के कोने पर पहले करुणा घूमी, फिर जसवंत ने घूमकर दीवार से पीठ सटा ली। बुरी तरह हाफते वो अपने सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो आज़ाद थे। जोसेफ और रुस्तम दोनों का ही खतरा वक्ती तौर पर टल गया। अब उनकी मंजिल थी सतीश और मारिया को तलाशना, जो कि आसपास ही कहीं मौजूद थे। मार्था ने ना तो उनका पीछा किया, ना ही गोलियां ही उन पर चलाई और ना ही फायर्स की आवाज़ सुनकर किसी और के वहां आ पहुंचने का कोई आभास मिला। दोनों खामोशी के साथ तेजी से कस्बे की ओर चल दी। चर्च के सामने से गुजरकर वे गोल्डन रोज़ पहुंचे। वो एक सरायनुमा होटल कम रेस्टोरेंट था। संभवतः इस इलाके में वही एक ढंग की जगह थी। सूरज डूब चुका था। शाम घिर रही थी। गोल्डन रोज़ में खासी चहल पहल थी। कई कारें भी वहाँ खड़ी थीं, जिनमें से 2-3 को छोड़कर बाकी सारी पुरानी थी। वहाँ बाहर खुले स्थान पर भी मेज़ें पड़ी थीं। लोग वहाँ बैठे बियर शराब पीते हुए गपशप कर रहे थे। संगीत के नाम पर स्टीरियो पर मैडोना का एक कैसेट चल रहा था। बीच की ओर से बगल वाली सड़क से जब जसवंत और करुणा वहाँ पहुँचे तो किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो बाकी लोगों से अलग एक मेज़ पर जा बैठे। जसवंत ने उस सड़क पर जिधर से वो आए थे निगाहें दौड़ाई, लेकिन पीछा किए जाने का कोई निशान नज़र नहीं आया। वो सोच रहा था, क्या रुस्तम डेक पर पहुंचने में कामयाब हो गया था? अगर हो भी गया हो, उसने मन ही मन कहा, तो सीधा मार्था की पिस्तौल का निशाना बन चुका होगा। अब सतीश को कैसे ढूंढेंगे? करुणा ने पूछा। अगर सतीश ने इस इलाके में कोई बीच हाउस खरीदा है या किराए पर लिया हुआ है तो यहाँ के लोगों से पूछताछ करने पर पता चल जाएगा। सतीश के मुंह से एक बार मैंने गोल्डन रोज़ का नाम भी मैंने सुना था, इसलिए उसका ठिकाना यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। तब तो मेरे विचार से पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जसवंत ने बियर का ऑर्डर दे दिया। पसीने से तर एक मोटा आदमी, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में प्रतीत हुआ था, आया और बियर सर्व कर दी। जो ही वो वापस जाने लगा, जसवंत ने उसे टोका। सुनो, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, देख नहीं रहे यहाँ कितने कस्टमर्स हैं? अब मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए मिस्टर सतीश वर्मा के बारे में। उसने हाल ही में यहाँ बीच में कोई हाउस खरीदा है? मोटे ने सामने सड़क की ओर निगाह दौड़ाई, फिर नर्वस भाव से हाथ मलता हुआ बोला, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। वो आज ही बोट से यहाँ पहुँचा है। उसकी बोट देखो, उधर घाट पर है। मैंने उसे नहीं देखा। और वो पलट कर चला गया। जसवंत उलझन में पड़ गया। उसने फिर से घाट की ओर जाने वाली सड़क पर निगाहें दौड़ाई। अभी तक किसी ने उनका पीछा नहीं किया था। जहाँ वो बैठे थे उस स्थान पर रंग बिरंगी रोशनी वाले बल्ब जल रहे थे। सड़क पास चर्च के सामने अंधेरा था। कुछ क्षणों के बाद कस्बे की ओर से पहाड़ी से नीचे आती सड़क पर एक कार आती दिखाई दी। लाल रंग की वो कार वहाँ पार्क्ड अन्य कारों से तनिक अलग आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। वो मारिया डिसूजा थी। जसवंत एक पल के लिए चौंका। फिर उसे वो 2 मछुआरे याद आ गए जो उसकी बोट को देखकर जाल लिए एक झोपड़े से निकले थे और फिर गर्मी के बावजूद तेजी से कस्बे की दिशा में चले गए थे। साफ था, सतीश ने उन दोनों को निगरानी के लिए वहाँ छोड़ा हुआ था ताकि वो उसका पीछा करने वालों के बारे में उसे सूचित कर दे। मारिया भी उन्हें देख चुकी थी। वो तेजी से चलती हुई उनके पास पहुंची। हेलो जसवंत, करुणा, वो यूं चहकती हुई बोली मानो किसी पार्टी में उन्हें मिल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सतीश के साथ गुजरे दिनों ने उसका कायाकल्प कर दिया था।
हर समय परेशान और डरी रहने वाली मारिया अब पूरी तरह से खुश और बेफिक्र नजर आ रही थी। उसमें नया आत्मविश्वास आ गया था। जैसे ही मछुआरों ने बताया कि तुम्हारी बोट आ गई है, वो बोली, मैं फ़ौरन मिलने के लिए यहाँ पहुँची। सतीश कहाँ है? जसवंत ने सीधा सवाल किया। वो हेलीकॉप्टर के इंतज़ाम में लगा हुआ है। तुम लोग यहाँ से भी जा रहे हो? हाँ, आज ही रात में, मारिया ने जवाब दिया। फिर उन दोनों को बारी बारी से देखकर बोली, तुम दोनों की हालत तो बहुत खस्ता नज़र आ रही है। और ये चेहरे पर चोटों के निशान कैसे? जसवंत, क्या बात है? कंचनगढ़ में कोई नया कांड हो गया? हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, जसवंत ने स्वपाठ स्वर में उत्तर दिया। मतलब? जोसफ, उसकी बहन और रुस्तम भी मेरी बोट पर हैं। वो भी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन तुमने उन्हें ये बताया ही क्यों? हमारे पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने जबरन हमसे कबूलवाया था कि तुम और सतीश कहाँ गए हो, करुणा ने कहा। अचानक मरिया का चेहरा पीला पड़ गया। पल भर में ही वो पुनः पहले की तरह ही भयभीत और परेशान नजर आने लगी। तो तुम उस रकम के बारे में जानती हो? मैं उसे वापस लेने आया हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। तो तुमने सोचा था मैं खुश होऊंगा? तुम्हारी नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुमने हमारे लिए इतना सब किया और हमने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। मैंने सतीश से कहा भी था कि वो अपनी इस योजना के बारे में तुम्हें बता दे, लेकिन उसे डर था कि तुम हमें ऐसा करने नहीं दोगे, हमें रोकने की कोशिश करोगे, जबकि हमें सिर्फ कुछ घंटों की आज़ादी चाहिए थी। लंबी जुदाई के बाद कुछ देर हम खुश रहना चाहते थे। चोरी की रकम के दम पर? हाँ, मैं मानती हूँ मैंने वो रकम चुराई थी, लेकिन उस रकम पर सतीश का भी उतना हक है जितना जोसफ का है। मारिया, तब तो सतीश का पार्टनर होने के नाते जसवंत का भी उस रकम पर हक है, करुणा ने कहा। मारिया अनिश्चित सी नजर आने लगी। दूर बैठे दो आदमी गौर से उन तीनों को देख रहे थे। उनमें से एक ने कुछ कहा तो दूसरा हंस पड़ा। अब तक अंधेरा अच्छी तरह फैल गया था। जसवंत पर फिर से बेचैनी हावी होने लगी थी। वो अभी भी नहीं जानता था कि बोर्ड पर क्या हुआ। रुस्तम जिंदा था या मर गया, और अगर जिंदा था तो क्या उसका जोसफ से समझौता हो गया था? हमें चलकर इस बारे में सतीश से बात करनी चाहिए, वो बोला। हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ चलो, मारिया ने कहा। वो वास्तव में करीमगंज का एक उपनगरीय इलाका था। मारिया की कार द्वारा जंगल से गुजरने के बाद वो समुद्र से निकली एक चट्टान पर नए बने मकान के सामने पहुंचे। मकान के अंदर रोशनी थी। जसवंत सारा रास्ता बार बार पीछे मुड़ता देखता रहा, लेकिन पीछा किए जाने का कोई निशान उसे नजर नहीं आया। मारिया कार पार्क करके नीचे उतरी। जसवंत और करुणा ने भी उसका अनुकरण किया। प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था, उस पर एक और लकड़ी की रेलिंग थी। उस तरफ एकदम नीचे समुद्र था। पानी की सतह से वो चट्टान करीब 30 फुट ऊपर थी। चांद की रोशनी में समुद्र का साफ पानी चमक रहा था। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। कुल मिलाकर मकान की लोकेशन बहुत बढ़िया थी। कार के आने की आवाज़ सुनकर सतीश बाहर आ गया। उसके हाथ में राइफल थी। जसवंत और करुणा को देखकर वो सुखद आश्चर्य से भर गया। जसवंत, तुम? और करुणा, तुम भी? ये लोग हमसे मिलने नहीं आए सतीश, मारिया आतुरतापूर्वक बोली। फिर? ये रकम लेने आए हैं, उसे वापस लौटा देना चाहते हैं। इन्होंने जोसफ को भी ये बता दिया कि हम कहाँ हैं। जोसफ यहीं घाट पर है। मार्था और रुस्तम उसके साथ हैं। हालांकि मारिया के कहने का ढंग ऐसा नहीं था कि वो उन दोनों पर दगाबाजी का इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन सतीश की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनके स्वागत का सारा जोश एकदम ठंडा पड़ गया। मैं कुछ समझा नहीं, वो शुष्क स्वर में बोला। ये एकदम सीधी और साफ बात है, जसवंत ने कहा। मैं और करुणा रुस्तम के हाथ पड़ गए थे। उसने पहले मुझे यातनाएं दी, फिर उसने करुणा के साथ ज़्यादती शुरू कर दी। तब मुझे बताना पड़ा कि तुम कहाँ गए हो। फिर हम सब मेरी बोट से यहाँ आ गए और बड़ी मुश्किल से हम उससे बचकर घाट से भाग निकले। लेकिन ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। वो किसी भी वक्त हम तक पहुँच सकते हैं। इतनी जल्दी? मारिया फुसफुसाई। सतीश ने उसकी पीठ में हाथ डालकर राइफल नीचे कर ली। घबराओ मत, वो बोला। हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए, तब तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा। आओ अंदर आओ। और सब अंदर चले गए। ड्राइंग रूम का कमरा खासा बड़ा था। एक कोने में 2 बड़े और एक अपेक्षाकृत छोटा सूटकेस रखा था। सतीश ने राइफल सामान के साथ दीवार से टिकाकर रख दी और सिगरेट सुलगा ली। एक ड्रिंक लेने के वक्त तो हमारे पास होगा ही, उसने पूछा। नहीं, जसवंत ने कहा। सतीश मुस्कुराया। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं लेना चाहते पार्टनर? क्या वाकई मुझसे बेहद नाराज हो? तुमने मुझे मुसीबतों में फंसाकर तबाह करने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।
जसवंत अपनी कड़वाहट पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बोला, पहले मेरी गैर मौजूदगी में पैराडाइज को बेच दिया, फिर खुद को हवालात से निकालने में मेरी मदद हासिल करके कानून की नज़रों में मुझे भी फरार मुजरिम बनवा दिया। सोहनदास की हत्या के इल्ज़ाम समेत और भी ढेरों मुसीबतें मेरे मत्थे मंडवाकर तुम चोरों की तरह भाग आए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उन मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था। और अब हालात ये हैं कि तुम्हारी तरह मैं भी कंचनगढ़ वापस नहीं जा सकता। तुम्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम हमारे साथ चल रहे हो। ये बात तुमने कंचनगढ़ में तो नहीं कही, वहाँ तो तुम करुणा को और मुझे इंतज़ार करता ही छोड़ा है। हम मजबूर थे जसवंत, हिम्मत राव के डर से वो रिस्क हम नहीं ले सकते थे, लेकिन हम जानते थे तुम हमारा पीछा करते हुए हमारे पास पहुँच जाओगे, और देखो तुम आ पहुँचे। इस पहुँचने की वजह सरासर अलग है। कंचनगढ़ में जो बखेड़े खड़े हुए हैं ना, उन्हें निपटाने का एक मौका मुझे मिला था। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता था, अपने और करुणा के लिए। सतीश खुलकर मुस्कुराया। तुम और करुणा, यानी आखिरकार तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा उठ ही गया। करुणा तो बसों से तुम्हारी पूजा करती रही है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। बको मत, जसवंत बोला। ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने मदन पाल सिरोही से लेजर्स हासिल कर लिए थे और मैं उन्हें पैराडाइज में जोसेफ की करतूतों के सबूत के तौर पर सलीमपुर में उच्च अधिकारियों को सौंपना चाहता था। इसका मतलब था कि मुझे भी ये बात कबूल करनी पड़ती थी कि पैराडाइज में गैर कानूनी जुए की शुरुआत मैंने ही की थी। मैं इसके लिए भी तैयार था, बशर्ते कंचनगढ़ में जोसेफ और ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाता। पैराडाइज में गैमलिंग रूम शुरू करने का आइडिया मेरा था। हालांकि करुणा शुरू से ही इसका विरोध करती रही है। बहरहाल, अपना जुर्म कबूल करने के बाद जो भी सज़ा कानून मुझे देता, मैं उसे भुगतने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता था। लेकिन मारिया के साथ ऐश करने की खातिर जोसेफ की रकम चुराकर तुमने मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। देखो जसवंत, वो रकम असल में जोसेफ की नहीं है, तो तुम्हारी भी नहीं है जो तुम उसे चुरा लाए। मैं उसे उच्च अधिकारियों को सौंपने के लिए वापस लेने आया हूँ। सतीश ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इसे जोसेफ की ऑर्गेनाइजेशन को वापस देना चाहते हो? इस रकम के बदले में जोसेफ से अपने लिए अमन चैन खरीदना चाहते हो? अपना इरादा मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं इस किस्से को हमेशा के लिए निपटा देना चाहता हूँ। जसवंत कंखियों से राइफल को देखता हुआ बोला। अब तुम और मारिया क्या करोगे? इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। तुम दोनों हेलीकॉप्टर लेकर जिस नर्क में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मैं और करुणा वापस कंचनगढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें भी अपने साथ वापस लौटने के लिए मना लूँगा, लेकिन वो मेरी भूल थी। तुम अपने बारे में पक्का फैसला कर चुके हो और अपना इरादा बदलने वाले तुम नहीं हो। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है, और तुम पर भी मारिया। इस बात में कोई शक मुझे नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। एक दूसरे की ज़रूरत तुम दोनों को है, लेकिन तुम लोगों ने गलत राह पकड़ ली है। तुम हमेशा भागते नहीं रह सकते। ये मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। मैं खुद एक लंबे अरसे तक एक ऐसी चीज़ से भागता रहा जिसका सामना मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने भागना बंद कर दिया। मैं वापस जा रहा हूँ और इस रकम को साथ लेकर जाऊँगा। जसवंत ने देखा कि करुणा प्रशंसापूर्वक उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टिपूर्ण भाव थे, आंखों में एक खास चमक थी जिसमें छुपा था प्यार और हर हाल में हमेशा साथ देते रहने का वादा। और इस वादे की खातिर उसे बीते हुए कल की कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आने वाला कल समझ सकेगा। आने वाला कल यानी भविष्य, जो कि सतीश पर निर्भर था। सतीश के चेहरे की मांसपेशियां तंग गई थी और आंखें कठोर थी। तुम पागल हो गए लगते हो जसवंत। इस रकम के लिए मैंने बड़े पापड़ पीटे हैं, रातों को जाग जाग कर योजनाएं बनाता रहा हूँ, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे कहने भर में से तुम्हें दे दूँ? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, और इसी में समझदारी है। ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। सतीश ने राइफ़ल उठा ली। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। राइफ़ल वापस रख दो सतीश। चुपचाप खड़े रहो। तुम पर इसे इस्तेमाल करना मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मजबूर करोगे तो। करुणा नर्वस भाव से हाथ मल रही थी। मारिया सतीश के पास खिसक गई। रकम छोटे सूटकेस में है? जसवंत ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, मुश्किल से आधा घंटे में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। मैं और मारिया यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? सतीश कटुतापूर्वक मुस्कुराया। सॉरी, ये नहीं बताऊँगा। क्यों? मौजूदा हालत में तुम पर या करुणा पर इस मामले में मैं कोई भरोसा नहीं कर सकता।
राइफल वापस रख दो सतीश। वो सूटकेस के पास खड़े सतीश की ओर बढ़ा। सतीश ने राइफल सीधी उस पर तान ली। उसके चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, आंखें कांच की 2 गोलियां सी नजर आ रही थी। रुक जाओ जसवंत, मैं तुम्हें रकम नहीं दूंगा। जसवंत धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था। वो समझ गया था उसका दाव पिट चुका था। सतीश रकम नहीं देगा, ना ही उसे शूट करने में हिचकिचाएगा, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था, उसे आगे ही बढ़ना था। सतीश की आंखें जसवंत पर जमी थी और उंगली ट्रिगर पर कस गई थी। अचानक आगे बढ़ते जसवंत को लगा कि खुले दरवाजे में कोई और भी खड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो पलट कर देख पाता, दरवाजे से ठोस स्वर उभरा। तुम दोनों ही गलती कर रहे हो। रकम तुम में से किसी के पास भी नहीं रहेगी, मैं इसे लेकर जाऊंगा। दरवाजे में रिवॉल्वर ताने रुस्तम खड़ा था। बाजी एक बार फिर पलट गई। रुस्तम सर से पांव तक गीला था। उसके जूतों और कपड़ों में जगह जगह कीचड़ लगा था। चेहरे पर एक लंबा घाव था, उसमें से अभी भी खून रिस रहा था। चुपचाप राइफल नीचे कर लो सतीश, वो बोला। इसे गिराना नहीं, दीवार के साथ टिका दो। जसवंत को शूट करने की तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। सतीश का चेहरा पीला पड़ गया था। वो पराजित नजर आने लगा। एक संक्षिप्त पल के लिए वो हिचकिचाया, फिर राइफल सूटकेसों के पास धीरे से दीवार के साथ टिका दी। रुस्तम ने आगे बढ़कर छोटा सूटकेस उठा लिया। उसकी निगाहें बराबर उन सब पर टिकी थी। तुम सब एक जगह खड़े हो जाओ। और वो रिवॉल्वर हिलाकर बोला, बेहतर होगा कि कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना। तुम सबकी बेवकूफ़ियाँ अब मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जसवंत बोला। तुमने जोसेफ का क्या किया? उसे छोड़कर अपनी फिक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुमने उन दोनों को मार डाला? मेरा मतलब है मार्था को भी? नहीं, मैं बोर्ड पर नहीं पहुँच पाया, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन मार्था और उसकी पिस्तौल ने मुझे पानी में हाथ पैर मारने पर मजबूर कर दिया। कहकर रुस्तम हंसा। पहले कभी मैं नहीं तैरा, लेकिन आज कैसे तैरकर किनारे पर पहुँचाऊँ ये मैं खुद भी नहीं जानता। यानी जोसेफ और मार्था जिंदा है? होना ही चाहिए। तुम्हें उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं। जोसेफ अपाहिज और नकारा है, और जहाँ तक मार्था का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो मेरे लिए कोई फसाद खड़ा करेगी। रुस्तम ने लापरवाही से कहा, फिर सूटकेस को हाथ में तोला और फिर बोला, मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ी देर के लिए बाहर चलना चाहिए, यहाँ कुछ घुटन सी है। तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? सहमी सी मारिया ने पूछा। मुझे थोड़ा हिसाब चुकाना है मिसेस डिसूजा, रुस्तम ने कहा। इस रकम को वापस ले जाकर सलीमपुर में ऑर्गेनाइजेशन की निगाहों में मैं हीरो बन जाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारे पति का संबंध है, उसका क्या अंजाम होगा, इसकी कोई परवाह तुम्हें नहीं है, या है? मारिया ने जवाब नहीं दिया। लेकिन रकम अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ आई है, जसवंत बोला। वापस नहीं पहुंचाई तुमने? मतलब तुम्हें मार्था को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो बहुत चालाक औरत है और पिस्तौल उसके पास है, जिससे वो और ज़्यादा खतरनाक हो गई होगी। रुस्तम को खींच आ गई। उसे रिवॉल्वर हिलाते हुए पूछा, क्या क्या कहना चाह रहे हो? जसवंत की निगाहें रुस्तम से परे दरवाजे के बाहर ज़मीन पर थी। उसे लगा कि बाहर एक साए को हिलते उसने देखा था, लेकिन वो यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि उसने सचमुच देखा था या ये उसका वहम है। कमरे में मौजूद अन्य किसी व्यक्ति का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो सब स्तब्ध खड़े रुस्तम की रिवॉल्वर को देख रहे थे, जिसने उन्हें कवर किया हुआ था। समुद्र में ज्वार आ रहा लगता था। लहरों के चट्टान से टकराने का शोर सुनाई दे रहा था। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, वो बोला। हो सकता है माथा तुम्हारे पीछे ही हो। दरवाजे के पास खड़े रुस्तम ने पलट कर नहीं देखा। तुम्हारे इस झांसे में आने वाला नहीं हूँ मैं। तभी उसके पीछे मार्था प्रकट हो गई। उसके हाथ में अभी भी वही पिस्तौल थी जिसे उसने बोट के पूरे सफ़र के दौरान छुपाए रखा था। वो बिना कोई आहट किए ठीक रुस्तम के पीछे तान कर खड़ी हो गई। उसे अपने बालों को पोनीटेल की शक्ल में बांधा हुआ था। आंखें उत्तेजना से चमक रही थी। मुंह खुला हुआ और सर तनिक एक और झुका हुआ था। रुस्तम, वो बोली, मैं एक मुद्दत से तुम्हारी जान लेना चाह रही हूँ। और उसने फायर कर दिया। रुस्तम पहले ही अपनी एड़ियों पर पीछे घूमना शुरू कर चुका था। उसने अपनी भारी बाह से उसी मुद्रा में माथा पर प्रहार कर दिया। तभी गोली उसकी पीठ में आ घुसी थी और उसके भारी जिस्म को हल्का सा झटका लगा, लेकिन लेडीज़ पिस्टल की छोटी गोली उसे रोक नहीं पाई। उसकी बाह मार्था के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ी थी। वो चीखी। जसवंत मौके का फ़ायदा उठाकर राइफल की ओर झपटा।
मार्था के अप्रत्याशित आगमन ने सतीश की बुद्धि कुंठित कर दी थी। वो चुपचाप खड़ा अपलक उसी की ओर देखे जा रहा था। मार्था ने दोबारा फायर कर दिया। रुस्तम लड़खड़ा कर घुटनों के बल चौखट पर गिर गया। रिवॉल्वर और नोटों का सूटकेस पहले ही उसके हाथ से छूट गया था। मार्था कूद कर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर घृणा मिश्रित उत्सुकता के अजीब से भाव थे। जसवंत ने राइफल उठाई ही थी कि मार्था ने अचानक अपनी पिस्तौल घुमाकर उसे कवर कर लिया। नहीं, वो तीव्र स्वर में बोली। जसवंत ने राइफल वापस रख दी। उठो रुस्तम, वो बोला। ऊपर उठो। रुस्तम लड़खड़ाता सा ऊपर उठ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर पीड़ा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। उसके जिस्म में 2 गोलियां घुसी हुई थी, एक जांग में और दूसरी पीठ में कहीं थी। उसके गीले कपड़ों पर खून के 2 धब्बे थे जो लगातार बड़े होते जा रहे थे, और वो अविश्वासपूर्वक मार्था को देख रहा था। मार्था के पतले होठों पर विशैली मुस्कुराहट थी। बाहर आओ रुस्तम, उसने फुसफुसाती सी आवाज़ में कुछ कहा जिसे जसवंत नहीं सुन सका। मार्था ने सर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बाहर आओ। वो बाहर निकल गया। मार्था ने कमरे में मौजूद जसवंत और बाकी तीनों पर निगाह डाली। तुम सब यहीं रहना। जसवंत उसकी परवाह न करके दरवाजे की ओर बढ़ा। राइफल दीवार के साथ उसी तरह टिकी हुई थी जैसे कि मार्था की चेतावनी के बाद उसने रख दी थी। मार्था का कोई भरोसा नहीं था। रुस्तम की तरह उसे भी वो बेहिचक शूट कर सकती थी। अब उसके सामने मार्था का खाली हाथ मुकाबला करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। रुस्तम रेलिंग के पास खड़ा था। नीचे समुद्र की लहरें जोर जोर से चट्टान के साथ टकरा रही थी। रुस्तम की आंखें भारी थी, सर आगे झुका था। चेहरे पर पीड़ा मिश्रित क्रोध भरे भाव लिए वो पिस्तौल थामे खड़ी मार्था को घूर रहा था। बेवकूफ़ी मत करो मार्था, वो बोला। मैं सिर्फ बखेड़े को निपटाना चाहता था जो तुम्हारे भाई ने खड़ा कर दिया था। हम आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग बच निकले तब नहीं। ये नहीं निकलेंगे। तुम रेलिंग पर चढ़ जाओ। रुस्तम ने असमंजसतापूर्वक पलकें झपकाई। मार्था की पिस्तौल का रुख उसके पेट की ओर था। उसका चेहरा सफ़ेद था। चांदनी में वो प्रेतनी सी नजर आ रही थी। ऊपर चढ़ो। लेकिन मैं तैर नहीं सकता। मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहती हूँ, चलो। रुस्तम हिचकिचाया। मार्था की पिस्तौल से पुनः फायर हुआ। जसवंत ने अपने गले में उभरती चीख रोक ली। वो कई कदम बाहर आ गया था, फिर रुक गया। मार्था उसे देख सकती थी और पलट कर बेहिचक शूट भी कर सकती थी, मगर मार्था का ध्यान उसकी ओर न होकर रुस्तम पर केंद्रित था। रुस्तम बड़ी मुश्किल से रेलिंग पर चढ़ सका। तीसरी गोली उसके कंधे पर लगी थी, लेकिन जिस्मानी ताकत के अलावा उसमें आश्चर्यजनक सहनशक्ति भी थी। कूदो, मार्था चीखी। रुस्तम ने नीचे देखा। चांदनी में उसका चेहरा आतंक से फटा पड़ा नजर आ रहा था। उसे मार्था और उसके हाथ में थमी पिस्तौल को देखा और फिर नीचे कूद गया। कोई भी अपने स्थान से हिला नहीं। मार्था सम्मोहित सी तनी खड़ी उस जगह को ताक रही थी जहाँ पल भर पहले रुस्तम था। नीचे चट्टान पर लहरों के टकराने के शोर के अलावा अन्य कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। तभी जसवंत ने मार्था पर छलांग लगा दी। उसका हाथ मार्था की पिस्तौल पर पड़ा। मार्था पलटी और चीखती चिल्लाती हुई अपनी पिस्तौल को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जसवंत ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। मार्था ने उसका मुंह नोचना चाहा तो उसने एक तगड़ा हाथ उसके चेहरे पर जमा दिया। वो लड़खड़ाती हुई नीचे जा गिरी। जसवंत उसे वहीं छोड़कर पलटा और वापस मकान के अंदर दौड़ गया। सतीश ने पुनः राइफल उठा ली थी, लेकिन जसवंत को मार्था की पिस्तौल सहित अंदर आया देखकर उसने राइफल नीचे रख दी। अब रकम को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, जसवंत बोला। बेहतर होगा कि तुम अपने हेलीकॉप्टर की ओर रवाना हो जाओ। मैं स्थानीय पुलिस को फ़ोन करने वाला हूँ। यहाँ जो हुआ उसने सतीश को बुरी तरह से हिला दिया था। उसकी सारी अकड़, हैकड़ी और गुस्सा गायब हो चुके थे। जसवंत के संकेत पर उसने राइफल रख कर दोनों बड़े सूटकेस उठा लिए। राइफल उठा लो करुणा, जसवंत ने कहा। करुणा ने राइफल उठा ली। उसके उठाने के ढंग से जाहिर था कि मौका पड़ने पर उसे बखूबी इस्तेमाल वो कर सकती थी। अचानक बाहर कहीं से घुटी सी चीख सुनाई दी। मेरी ओर से तुम आज़ाद हो सतीश, जसवंत बोला। अगर चाहो तो भाग सकते हो, सतीश ने नर्वस भाव से सर हिला दिया। जसवंत ने नोटों वाला सूटकेस उठाकर खोला। 100 रुपये के नोटों की गड्डियाँ उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। उसने सूटकेस पुनः बंद कर दिया। मैं तुम्हें स्टार्ट दूंगा सतीश, वो बोला। इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार हो या तुम्हारा कोई एहसान मुझ पर है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमको अपना दोस्त माना है। तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हमेशा तुम्हारी खुशी को तरजीह दी है।
इस वक्त भी, ये जानते हुए भी कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम्हारी खुशी को तरजीह दूंगा। जाओ सतीश, मैं तुम्हें काफ़ी वक्त देता हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। सतीश ने कहा, नहीं, मैं करुणा के साथ यहीं रहूँगा। वो लोग सारा दोष तुम्हारे सर मढ़ देंगे। जो होगा देखा जाएगा, तुम वक्त जाया मत करो। सतीश ने अपनी बहन को देखा, लेकिन करुणा के चेहरे पर उसके प्रति सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। आओ मारिया, उसने थक्के से स्वर में कहा और सर झुकाए दरवाजे की ओर बढ़ गया। मारिया उसके पीछे बाहर निकल गई। कुछ समय के बाद कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, फिर वो तेजी से दूर होती चली गई। करुणा ने जसवंत के पास आकर उसकी बाह थाम ली। तुम वाकई उन्हें मौका दोगे? हाँ। रुस्तम का क्या हुआ? मार्था ने उसे मार डाला? जसवंत ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर आ गया। करुणा ने भी उसका अनुकरण किया। मार्था उठकर जा चुकी थी, लेकिन अब उसकी फिक्र जसवंत को नहीं थी। लहरों के शोर के ऊपर उसे बचाओ बचाओ की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने रेलिंग के पास जाकर देखा। काफ़ी नीचे रुस्तम दिखाई दिया। उसका सर और कंधे पानी से ऊपर थे। वो चट्टान के सिरे को मजबूती से थामे हुए था। धवल चांदनी में उसके चेहरे पर क्रूरता मिश्रित दृढ़ निश्चय के भाव नजर आ रहे थे। 3-3 गोलियां जिस्म में घुसी होने पर काफ़ी ऊंचाई से कूदने के बाद भी किसी भी क्षण लहरों द्वारा बहा दिए जाने के खतरे को समझते हुए भी वो जिंदा रहने का संघर्ष कर रहा था। जसवंत को मानना पड़ा कि वो जीवट वाला आदमी था। रुस्तम का जिंदा रहना उसके लिए भी महत्वपूर्ण था। जसवंत ने उसे बचाने का फैसला किया। पुलिस को फ़ोन करो करुणा, मैं उसे ऊपर लाने जा रहा हूँ। भोर का उजाला फैलना आरंभ हो गया था। स्थानीय पुलिस स्टेशन में इंचार्ज करण सिंह और उसके 4 मातहत लगभग सारी रात व्यस्त रहे थे। जसवंत एक कुर्सी में पसरा ऊँघ रहा था। करुणा बेंच पर सोई पड़ी थी। जसवंत को इंचार्ज की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता ये नहीं समझ पाया था कि इंचार्ज की उसके बारे में ज़ाती राय क्या है। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। हालांकि इंचार्ज उसके साथ दोस्ताना ढंग से पेश आया था, लेकिन उसकी ओर से पूरी तरह निश्चिंत वो नज़र नहीं आ रहा था। उसने न सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों से बात की, बल्कि सलीमपुर पुलिस से भी फ़ोन पर बातें कर चुका था। जसवंत ने जो रकम सौंपी थी उसे गिनने के बाद वापस रखकर सूटकेस को सील करके वहाँ मौजूद लोहे की अलमारी में लॉक कर दिया गया और जसवंत को उसकी प्राप्ति की रसीद दे दी गई। करुणा के फ़ोन के जवाब में जब पुलिस वहाँ पहुँची, तब तक जसवंत रुस्तम को किसी तरह बचाकर ऊपर ले आया था। रुस्तम को पुलिस कस्टडी में तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। जसवंत ने इंस्पेक्टर को सिलसिलेवार सब कुछ बता दिया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाली बात को वो गोल कर गया, जो इंस्पेक्टर के आने से कुछ ही देर पहले टेक ऑफ हो गया था। फिर उसे और करुणा को करण सिंह इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन ले आया। जसवंत इत्मीनान से कुर्सी में पसर गया। इंस्पेक्टर ईमानदार, मेहनती, कर्तव्य परायण और कार्यकुशल ऑफिसर था। वो इस सारे सिलसिले को समझकर जरूरी कार्यवाही करने में मसरूफ़ हो गया। मिस्टर राणा, जसवंत ने आंखें खोली। सामने इंस्पेक्टर खड़ा था। खिड़कियों से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, लेकिन जिस बेंच पर रात में करुणा सोई थी वो अब खाली पड़ी थी। करुणा वहाँ नहीं थी। जसवंत को झटका सा खाकर उसके बारे में उसने पूछा। करण सिंह मुस्कुराया। घबराओ नहीं, उसके लिए ढंग के कुछ कपड़ों का इंतज़ाम हमने किया है, बदलने गई है। हो, थैंक यू इंस्पेक्टर। तुम दोनों फ़िलहाल हमारी कस्टडी में रहोगे। अंडर अरेस्ट? ऐसे ही समझो। मैं रात भर इसी मामले में मसरूफ़ रहा हूँ। अब उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। चाय कॉफ़ी कुछ पियोगे? हाँ। इंस्पेक्टर ने एक पुलिसमैन को बुलाकर कॉफ़ी लाने का आदेश दिया। रात में रुस्तम नाम के जिस आदमी को तुमने समुद्र से बचाया था, वो हॉस्पिटल में उसकी गोलियां निकाल दी गई हैं। अब वो ठीक है, बच जाएगा। लेकिन रात में जब वो मौत से लड़ रहा था, मौत का खौफ उस पर हावी था और बचने की कोई उम्मीद उसे नहीं थी, तब उसने अपनी मर्जी से बयान दिया था कि वो पेशेवर बदमाश और गनमैन है। हाँ, और सर, उसने सोहनदास नामक आदमी की भी हत्या की थी। हाँ, बहुत सी बातों के साथ साथ खुद उसने ये बात भी कबूल की है। यहाँ आने के बाद जब तुम सो रहे थे तो मैंने अफसरों से और सलीमपुर पुलिस से फ़ोन पर बात की। मुझे आदेश दिया गया है कि तुम्हें हिरासत में रखा जाए। तुम पर कंचनगढ़ में सोहनदास की हत्या करने का इल्ज़ाम था, लेकिन रुस्तम द्वारा बयान दिए जाने से पहले की बात है ये। और अब तुम पर लगा हत्या का आरोप वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ एक पेचीदगियाँ भी सामने आ सकती हैं। आपको जो रकम मैंने सौंपी थी उसका क्या रहा? रकम का मामला बड़ा ही उलझा हुआ है। ऐसा लगता है कि सही मायने में उसका कोई मालिक ही नहीं है।
जब तक सलीमपुर से कोई जवाब नहीं आता ये सरकारी खजाने में रहेगी। सलीमपुर से इस बारे में भी बात की थी आपने? हाँ, उन्हें पहले से इसकी जानकारी है। तुम्हारे एक दोस्त मदन पाल सिरोही, जो शायद एडवोकेट है, पिछली रात ही वहाँ उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता दिया था। ऐसा लगता है जोसेफ डिसूज़ा और रुस्तम के साथ साथ कंचनगढ़ से तुम्हारे गायब होने की से उनके ऑर्गेनाइजेशन में खासी खलबली मच गई है। जब जहाज़ डूबने लगता है ना, तो उस पर मौजूद चूहे जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मदन पाल सिरोही के साथ भी शायद कुछ ऐसे ही हुआ है। उसे अपनी जान बचाने का मौका नज़र आया और उसने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जोसेफ डिसूज़ा की हिदायतों पर जो कुछ वो करता रहा था, उस बारे में उसने अपना साइन शुदा इकबालिया बयान और कुछ कागजात उसने उच्च अधिकारियों को सौंप दिए हैं। अब बड़े पूरे पैमाने पर इस सारे मामले की जांच होगी। पुलिस में कॉफ़ी ले आए। जोसेफ डिसूज़ा बोर्ड पर मिला आपको? जसवंत ने अपने प्याले से घूर लेकर पूछा। हाँ, हमारी कस्टडी में है। एकदम हारा टूटा थका नज़र आता है। और उसकी बहन? वो हॉस्पिटल में है। जसवंत चकराया। क्यों, उसे क्या हुआ? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, न जाने क्या बके जा रही है। उसके बकवास से तंग आकर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। उसी ने रुस्तम को शूट किया था ना? जी सर। तुमने अपने बारे में बताया था कि उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। तुम नौसेना में अपने एक साथी को बचाने के चक्कर में टांग में चोट खाई थी और मेडिकल ग्राउंड्स पर डिस्चार्ज कर दिए गए हो। खैर, तुम पर कंचनगढ़ में गैर कानूनी ढंग से जुआघर चलाने का केस तो चलेगा ही, लेकिन मैं समझता हूँ नौसेना में तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जोसेफ डिसूज़ा और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तुमने अपनी मर्जी से कानून की मदद की है और ये तुम्हारा पहला जुर्म था, इसलिए तुम्हें चेतावनी देकर बरी कर दिया जाएगा। फिर भी वापस कंचनगढ़ पहुंचने पर तुम्हारे सामने मुश्किलें तो आएंगी ही, जानता हूँ। इंस्पेक्टर कॉफ़ी ख़त्म करके खिड़की के पास जा खड़ा हुआ बाहर देखने लगा। उसके दोबारा बोलने का इंतज़ार करता जसवंत अब बड़ा भारी राहत महसूस कर रहा था। इंस्पेक्टर की बातों ने उसके मन में एक नई आशा को जन्म दे दिया था, जिसकी पहले उसे अपेक्षा तक नहीं थी। आखिरकार मदन पाल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सही कदम उठा ही लिया और जोसेफ के घर से लेजर्स वापस लाकर उसने अपना इकबालिया बयान उस सहित उच्च अधिकारियों को सौंप दिया था। इस सारे मामले में इंस्पेक्टर ने बड़ी तत्परता और बुद्धिमानी से काम लिया था, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये जसवंत नहीं समझ पा रहा था। इंस्पेक्टर ने पलटकर उसे देखा। मिस्टर राणा, इस सिलसिले का एक और पहलू अभी बाकी है और इस मामले में तुम ही मदद कर सकते हो। इसमें इन्वॉल्व रुस्तम, जोसेफ, मार्था और करुणा वर्मा तो हमारे सामने है, लेकिन सतीश वर्मा और जोसेफ की पत्नी का कोई पता नहीं चल रहा। वो कहाँ है? उन्हें आप क्यों पूछ रहे हैं? जसवंत ने उससे निगाह मिलाते हुए पूछा। तुम जानते हो वो कहाँ है? आप क्यों उनके बारे में पूछ रहे हैं? जसवंत ने पूछा। कल कंचनगढ़ में सुहनदास की लाश बरामद होने के बाद ये साबित हो गया कि सतीश वर्मा उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था। आज उसे पुलिस की हिरासत से रिहा कर दिया जाता, लेकिन तुम्हारी मदद से 2 दिन पहले ही वो हवाला से भाग गया और जोसेफ की बोट चुराकर भागकर यहाँ आ गया था। हालांकि सारे वाक़यात को देखते हुए संगीन जुर्म ये नहीं है, लेकिन सारे मामले को समझने के लिए इन सवालों के जवाब पाना, साथ ही कुछ सवाल और भी हैं। जो रकम तुमने मुझे सौंपी थी वो उसने क्यों जोसेफ के घर से चुराई? क्यों उसे लेकर भागने की कोशिश की और फिर क्यों उसे छोड़कर भाग गया? लेकिन सर, रकम तो वापस मिल गई ना, क्या इतना काफ़ी नहीं? नहीं, सतीश और मारिया का पता लगाना भी ज़रूरी है। कहाँ है वो? भाग गए। कहाँ? ये मैं नहीं जानता। वो हेलीकॉप्टर से भागे थे। जसवंत चौंका। यह आपने कैसे सोच लिया? उनको बचाने के लिए तुम्हारी वफादारी काबिले तारीफ़ है। कल रात एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था और उसने इसी इलाके से टेक ऑफ किया था। बाय द वे, सतीश वर्मा तुम्हारा जिगरी दोस्त था? हाँ, और वो मेरा पार्टनर भी था। तब तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। इंस्पेक्टर उस पर निगाहें जमाए बोला। यहाँ से करीब 100 मील दक्षिण में समुद्र में वो हेलीकॉप्टर डूबता देखा गया था। जसवंत को तेज़ झटका सा लगा। इसका मतलब वो मर गए? किसी लाश मिलने की सूचना तो अभी नहीं मिली है, लेकिन हालात से तो यही जाहिर होता है। खुलासा तौर पर बताइए प्लीज़। इत्तेफाक से एक यार्ड उस वक्त वहाँ से गुजर रही थी। उसमें सवार व्यक्तियों ने सारा नज़ारा देखा था। वो यार्ड उस वक्त घटना स्थल से कोई 2 मील दूर थी। हेलीकॉप्टर को बड़ी सामान्य ढंग से नीचे आते ही देखा गया। पानी की सतह से थोड़ा ऊपर कुछ देर वो रुका भी रहा। यार्ड के कैप्टन का कहना है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर क्रैश कराया गया लगता है,
क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ते भी देखा था। वो बिल्कुल सही ढंग से उड़ रहा था। फिर उसने एक छोटी सी मोटर बोट के पास 2 बार चक्कर लगाया और नीचे आकर समुद्र में गिर गया। जब याट उस स्थान पर पहुंची तो हेलीकॉप्टर डूबता दिखाई दिया, लेकिन लाश कोई नज़र नहीं आई। इंस्पेक्टर तनिक मुस्कुराया था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, रहस्यमय से ही, लेकिन ये असलियत है कि इसका कई चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। इस सिलसिले की एक अजीब बात यह है कि हेलीकॉप्टर को बिना पायलट किराए पर लेना। जसवंत के चेहरे पर गहनपूर्ण विचार भाव थे। ऑफिशियली उन्हें मृत मान लिया गया है और शायद ये ठीक भी रहेगा। शायद इंस्पेक्टर द्वारा बताई गई बातों से जसवंत ने अपने तौर पर नतीजा निकाला। सतीश और मारिया मरे नहीं, जिंदा थे। हेलीकॉप्टर को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। सतीश कुशल पायलट रह चुका था, उसके लिए काम मुश्किल नहीं था। उन्होंने पूरी तरह गायब हो जाने के लिए नाटक रचा था। इस एक्सीडेंट का सीधा सा मतलब था कि उन्हें मरा हुआ मानकर पुलिस और ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें खोजने की कतई कोशिश न करें। दोनों बड़ी सफाई से हेलीकॉप्टर से कूदकर मोटरबोट द्वारा भाग गए और इतने बड़े देश के किसी भी कोने में आसानी से छुपकर रह सकते थे। जसवंत खड़ा हो गया। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं सर? नहीं, मेरी बोट डॉक पर है, उसका क्या होगा? फ़िलहाल वो हमारी कस्टडी में रहेगी। तुम्हें ले जाने के लिए सलीमपुर से पुलिस पार्टी आने वाली है, तब मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा और तुम्हारी बोट भी तुम्हें सौंप दी जाएगी। थैंक यू, आप बहुत अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। बुरे तुम भी नहीं हो, बस थोड़े से गुमराह हो गए थे, लेकिन फिर सही रास्ते पर आ गए। जसवंत भी मुस्कुराने पर विवश हो गया। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर जा सकता हूँ? ज़रूर, लेकिन इस इलाके से बाहर जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दूंगा और मुझे यकीन है तुम ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करोगे। नहीं करूँगा सर, बिल्कुल भी नहीं। इंस्पेक्टर गंभीर हो गया। हाँ, मैं सिर्फ कानून का मुहाफिज और खिदमतदार हूँ। भले लोगों की सेवा करना, बुरे लोगों को इंसाफ के लिए कानून के हवाले करना मेरा फ़र्ज़ है। और तभी करुणा आ पहुँची। वो सलवार कमीज़ पहनी थी, आंखों में हल्की सी चिंता के बावजूद खुश नज़र आ रही थी। जसवंत ने करण सिंह का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और फिर करुणा की भांति हमें दरवाजे की ओर बढ़ गया। पुलिस स्टेशन की इमारत के बाहर। पुलिस ने सतीश और मारिया के बारे में भी पूछा था? करुणा ने जानना चाहा। हाँ। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया, पता नहीं वो कहाँ भाग गए। जसवंत ने जवाब दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो दोनों प्रेम के दीवाने जहाँ भी हो सुखी रहे। तो इसी के साथ ये नावल ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। नावल को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आने वाली और कहानियों के लिए भी आप ऐसे ही सुनते रहेंगे और अपने सजेशंस देते रहेंगे। नमस्कार।